क्वेश्चन सीरीज नंबर 13। शुरुआत में जब वीडियो डालते हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा रहती है देखने वालों की, जैसे सीरीज नंबर 1, 2, 3 की संख्या ज़्यादा रहती है देखने वालों की। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीरीज को देखने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ठीक है, जैसे भी है, हम अपना काम कर रहे हैं और ये हमें अच्छे से करना है और हमारी ओर से इसमें कोई भी कमी नहीं आएगी। देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए पहले। तो स्टेटमेंट है इसमें, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? स्पिरिचुअल थ्योरी। और ये हो जाएगा आपका सामाजिक अनुबंध। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था रूसो का, उसको नैतिक महत्व प्रदान किया गया। नैतिक महत्व प्रदान किया गया, किसके द्वारा नैतिक महत्व प्रदान किया गया, ये आपसे पूछा गया है। यानी रूसो का जो विचार था उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है और उसको थोड़ा-सा आध्यात्मिक रूप दे दिया जाता है। तो ऐसा किसने किया था? तो आपके पास में कई सारे ऑप्शन हैं और सभी नैतिकता से जुड़े हुए हैं। कांट, ग्रीन, हीगल, ये सभी आदर्शवादी विचारक हैं। और आदर्शवादी आदर्शवादी यानी नैतिकता, आप कह सकते हो नैतिकता से जुड़े हुए विचारक है। तो इसके अंतर्गत बताइए क्या है, ये आपको पढ़ाया है। इस पर आपको अलग से भी वीडियो बना के दिया है, ध्यान है। हालाँकि उसने उसको देखा नहीं है, बहुत कम ने देखा है, गिनती की संख्या है जिन्होंने उस क्लास को किया है। तो इसका जो आंसर है वो है कांट। इसका ऑप्शन जो सी है ये सही है, इमैनुअल कांट इसका आंसर होगा। और इन्हीं के द्वारा रूसो के जो विचार है उनको मॉडिफाई किया गया। तो इसका क्लास आपको मिल जाएगा, एक अलग से क्लास बनाया हुआ है इमैनुअल कांट के ऊपर, उसको देखिए, बहुत अच्छा क्लास बना वो। काफ़ी मेहनत से उस क्लास को बनाया था, लेकिन फिर किसी ने देखा नहीं तो आगे उस प्रकार की क्लासें हमने बनाई नहीं, क्योंकि जब देखते ही नहीं है तो बनाने का फ़ायदा क्या है। तो ये है पहला हमारा, ओके। और इसको समझना कहाँ से, कांट का जो वीडियो है उसमें आप समझिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिटेल से उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा, या आपको लिंक मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए, वो काफ़ी अच्छा वीडियो है। और सेकंड है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके होब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिससे बाद में बेंथम और ऑस्टिन के द्वारा विकसित किया गया। ये किसने कहा? ये किसने कहा? तो ऑस्टिन और जो बेंथम है वो कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं। कानूनी संप्रभुता की बात इनके द्वारा की जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या है? ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है? तो लॉस्की, विलोबी, बार्कर और सेबाइन। तो ये सेबाइन की जब आप बुक पढ़ते हो तो इसमें ये स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। सेबाइन की बुक में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसका आंसर है बी, इसका सही आंसर होगा। तो कानून 2 प्रकार के कानून होते हैं मुख्य रूप से, एक है कानूनी, एक तो कानूनी हो गया और दूसरा हो गया प्राकृतिक। प्राकृतिक। तो होब्स का जो विचार है, उसमें प्रारंभ में आपको एक प्राकृतिक विचार देखने को मिलता है और जिसके तहत एक प्राकृतिक अधिकार होता है, नेचुरल राइट्स। और उसमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकता है, इस प्रकार का उनको अधिकार है। लेकिन जैसे वो स्टेट के अंतर्गत आता है, तो स्टेट के अंतर्गत कानूनी जो विचार है, उसका फिलोसॉफिकल बेस रख देते हैं ये, फिलोसॉफिकल बेस इनके द्वारा रख दिया जाता है कानूनी विचार का। कैसे रखते हैं कानूनी विचार का? तो जब वो कहते हैं कि जो राजा है, उसके पास में ही पावर होगी, उसी के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है। और वो आगे कहते हैं, एक स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन है, धर्म से जुड़े हुए संस्थान है या अन्य कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन हो सकता है, उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और वर्तमान के अंतर्गत जैसे ही ये डेवलप होता है,
होब्स का ये विचार आगे डेवलप होता है। तो इसी प्रकार की बातें बेंथम के द्वारा कही जाती है और ऑस्टिन के द्वारा भी ये बात कही जाती है। हालाँकि इसको मॉडिफ़ाई कर दिया गया है, लेकिन फिलॉसॉफिकल बेस आप प्रारंभ में देखोगे तो होब्स के विचारों में आपको मिलेगा। बहुत सारे विचार आपको होब्स के विचारों में मिलेगा, जैसे उपयोगितावाद, उदारवाद और ये हम पढ़ रहे हैं कानून का जो विचार है। इन सब का जो फिलॉसॉफिकल बेस है वो आपके होब्स के विचारों में मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 7 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्यों? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं बताइए? 3 नंबर, क्योंकि समाज अनादिकाल से अस्तित्व में, समाज राज्य का पुरोगामी है। इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। कलेक्टिविज्म, यहाँ पर कलेक्टिविज्म की बात की जा रही है, तो सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये जो सोसाइटी है, लोग का जो सोसाइटी है वो पहले बन चुका है, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उससे पहले भी यहाँ पर सोसाइटी था, लेकिन हॉब्स के विचारों में सोसाइटी पहले नहीं था, सोसाइटी बाद में बनता है। और राजनीतिक भी व्यक्ति बाद में ही होता है। पहले व्यक्ति क्या होता है उसके विचारों में, प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, यानी उनको समाज का ज्ञान नहीं होता है और उसको राजनीति का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन लोक का विचार थोड़ा-सा अलग है। यहाँ पर व्यक्ति पूर्व सामाजिक नहीं होता है। पूर्व सामाजिक यहाँ पर नहीं होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सामाजिक था पहले, पहले ही उनके पास में समाज था, वो मिल-जुल कर रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि इनके बीच में लड़ाई हो जाए तो कितना दंड दिया जाए और दंड का निर्धारण कौन करे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम उस समय थी और उसी के लिए वो उसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर वो पॉलिटिकल हो जाते हैं, सभी पॉलिटिकल हो जाते हैं। तो ये आपसे पूछा गया कि इसमें क्या होगा? पूर्व सामाजिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज के रूप में सभी रहते थे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका, सामान्य इच्छा की अवधारणा है, क्वालिटेटिव कांसेप्ट है ये या क्वांटिटेटिव है या क्वालिटी क्वांटिटेटिव दोनों है या दोनों में से कोई भी नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। तो जो जनरल विल है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट वो किस प्रकार से है? ये क्या है? ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। और तीसरा ऑप्शन है इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव थोड़ा-थोड़ा है और लास्ट का जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर क्या होगा? सामान्य इच्छा की अवधारणा रूसो का प्रमुख विचार है, सामान्य इच्छा। इस प्रकार का विचार आपको आगे भी देखने को मिलता है, सामान्य इच्छा। जब ग्रीन के विचार पढ़ते हैं तो उसमें भी एक सामान्य इच्छा का नाम आता है, वो कभी अलग हम देख लेंगे। तो ये जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वो कौन-सी है? गुणात्मक अवधारणा है, गुणात्मक अवधारणा है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अगला है इसमें 5 नंबर, संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन था? संपत्ति का जो श्रम सिद्धांत है, यानी संपत्ति पर उसी का अधिकार हो जाएगा जिसने इसमें उसमें लेबर को प्लस किया है। जो लेबर को प्लस किया है यदि किसी रिसोर्सेज में, तो वो संपत्ति है। और इस प्रकार का सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 5 नंबर, तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा? जॉन लॉक। जॉन लॉक के विचारों में हमें श्रम सिद्धांत मिलता है, श्रम सिद्धांत हमें मिलता है। इसके अलावा एक विचार और है, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, उनके कॉन्सेप्ट में भी आपको श्रम सिद्धांत मिलता है, श्रम सिद्धांत आपको वहाँ भी मिलता है, लेकिन श्रम के साथ में कुछ और भी ऐड करते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर श्रम सिद्धांत को ठीक से पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि इसके जगह डेविड रिकार्डो आते तो संभावना थी कि आंसर वो हो जाए, लेकिन डेविड रिकार्डो को हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। डेविड रिकार्डो इकोनॉमिक्स में पढ़े जाते हैं और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में जॉन लॉक पढ़े जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है इसमें,
आसान सा क्वेश्चन है, एक बार फिर से। टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई, ये तो इसमें बता दिया। और इसमें पूछा गया है कि जो पहला है यानी टू है, ये टू एसेज है इसमें। तो पहला एसेज का विषय क्या है और जो सेकंड जो एसे है उसका क्या विषय है, ये आपसे पूछा गया, बताइए। पहला एसे का विषय क्या है और दूसरे का क्या है? तो पहले के अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविदा का वर्णन, थॉमस हॉब्स की आलोचना, और अंतिम है इसका ऑप्शन ये जो डी है ये सही हो जाएगा, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना इसमें की जाती है। रॉबर्ट फिल्मर मुख्य रूप से दैवीय सिद्धांत को मानते थे। राजा के जो अधिकार है उसके लिए दैवीय सिद्धांत को वो फॉलो कर रहे थे। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये सब तो बाद में है, लेकिन दैवीय जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं जो रॉबर्ट फिल्मर, और इनकी आलोचना करने के लिए दो ऐसे लिखे जाते हैं। पहले ऐसे में इनकी आलोचना की गई और दूसरे ऐसे में कमेंट करके बताइए कि किनकी आलोचना की जाती है। दो ऐसे लिखे गए हैं, दूसरे ऐसे में किनकी आलोचना हुई है बताइए कमेंट में। कमेंट में बताइए कि दूसरे ऐसे में किसकी आलोचना की गई है। पहले में तो रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना हुई है और दूसरे में किसकी हुई है, दे दीजिए ना आप, आंसर दे दीजिएगा। ओके, बात करते हैं बाद में इस पर। अगला इसमें राज्य की प्रकृति और उसके कार्य की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन था? राज्य की प्रकृति और उसके कार्य को उदारवादी अवधारणा को किसने अच्छे से स्पष्ट किया है, ये आपसे पूछा गया है। आसान आसान क्वेश्चन लेके आए हैं। एक बार लास्ट क्लास के अंदर थोड़े से क्वेश्चन हार्ड आ गए थे, और आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आसान ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आसान क्वेश्चन आते हैं। यदि 30 क्वेश्चन जरूर टफ आते हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन आसान ही आते हैं उसमें। तो हम दोनों पर बात करेंगे, हमारा दोनों ही चल रहा है, आसान क्वेश्चन भी चल रहा है और टफ क्वेश्चन भी हम बीच बीच में ले रहे हैं। तो दोनों हमें एक अनुपात बनाए रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा इनके विचारों में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉन लॉक। जॉन लॉक इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यूनानी विचारकों को द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया? किस पहलू पर बल दिया गया? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आज लेके आए हैं। किस पर बल दिया गया? यूनानी जो विचारक थे, अरिस्टोटल, इससे पहले प्लेटो, और उससे पहले सोक्रेटिस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनके द्वारा किस पर फोकस किया गया? समाज के ऊपर, वैधानिक, राजनीतिक या नैतिक? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर है नैतिक। नैतिकता के ऊपर उनका फोकस रहता है, और नैतिकता का जो डेफिनेशन उनका थोड़ा सा अलग होता है। ओके, वो नैतिकता को थोड़ा अलग तरह से डिफाइन करते हैं, वो आप उसमें पता होगा आपको जब आप प्लेटो अरिस्टोटल पढ़ते हो, तो उसमें ये कॉमन सी बातें होती है। तो नैतिक किस पर फोकस किया जाता है? नैतिकता के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए और फिर यहाँ नीचे की तरफ देख लीजिए। ओके, तो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत, ये सब किसके किसके द्वारा दिए गए? बताइए किसके द्वारा दिए गए? 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जल्दी बताइए। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मैकियावली के द्वारा। ओके, दूसरा है सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत, आप हमारे ऊपर शासन कीजिए लेकिन जनता की सहमति से आप कर सकते हो। सबसे पहले कहा जॉन लॉक ने, ठीक से कहा जॉन लॉक ने, सहमति का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिवादी सिद्धांत। तो सबसे बड़े व्यक्तिवादी या व्यक्तिवाद का प्रारंभ कहाँ से होता है? आपको हॉब्स के विचारों में मिलता है। ये भी एक व्यक्तिवादी, प्रथम व्यक्तिवादी इनको कहा जाता है। हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी कहा जाता है। और अगला है आपका, अगला इसमें स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत किससे जुड़ा? तो ये हो जाएगा जो हमारा बच गया, रूसो। रूसो इसमें हो जाएगा।
तो ये किसका धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, इसको एक बार फिर से देख लिए। 3 आपके पास में पॉइंट रहते हैं। एक रहता है मोरल, हिंदी में लिख लीजिए नैतिक, नैतिकता। एक होता है नैतिकता विरोधी, और एक शब्द आपके पास में नैतिकता विरोधी हो गया, और एक हो जाएगा नैतिकता से तटस्थ। नैतिकता से तटस्थ, इसको हम बोलते हैं मोरलिटी, इसको बोलते हैं हम इमोरल, और इसके लिए जो शब्द है नैतिकता से तटस्थ, इसके लिए शब्द है एमोरल। ओके, ये हो जाएगा एमोरल, ये हो जाएगा इमोरल, और ये हो जाएगा मोरलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैकियावेली है वो ना तो नैतिक थे ना अनैतिक थे, वो थे नैतिकता से तटस्थ, यानी जो राज्य के लिए सही है, राज्य की पावर जिसके द्वारा बढ़ाई जाए वो ही नियम सही है, जो राज्य के लिए जरूरी है वो ही नैतिक हो जाता है। तो वो विरोधी नहीं करते थे कि जनता है, जनता को नैतिक होना चाहिए, वो ये बात जरूर कहते हैं जनता कभी अनैतिक नहीं होनी चाहिए, जनता हमेशा नैतिक होनी चाहिए, और जो राजा है वो नैतिकता से तटस्थ होना चाहिए, उसके लिए वही नैतिक है जो कि राज्य के लिए सही है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा विचार दिया गया, होब्स के द्वारा। चलें अगली तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आंसर हो गया इसका, 20 का आंसर हो गया। अगला है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर देखिए इसको, किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? किसने अपनाया उसके विचारों को? तो साल्सबरी है, थॉमस एक्विनास है, रेडक्लिफ है, और ग्रेगरी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? एक्विनास, बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास इसका सही आंसर है, और इन्हीं को कहा जाता है मध्यकाल का अरस्तु। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मध्यकाल का अरस्तु। बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे आप। मध्यकाल का अरस्तु, संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है मध्यकाल का अरस्तु। तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अगला है 11 नंबर। आंसर दीजिए इसको पढ़ के, जल्दी से आंसर दीजिए। लोक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है, और इसमें रीजन दिया गया राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। आंसर दीजिए कि क्या होगा इसका। क्या होगा इसका आंसर 11 नंबर में? तो बिल्कुल ठीक बात है, ये लॉ के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित होनी चाहिए। राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित होनी चाहिए। सीमित सरकार की बात इनके द्वारा की जाती है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। ओके, और दूसरा है राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, केवल इतना ही काम करना है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा ही राज्य को करना है। बाकी काम तो जनता अपने आप कर लेगी, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी आज आज की जो क्लास है उसमें तो सबके सही होने चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है 28 के आसपास क्वेश्चन होने चाहिए, तो सबके सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आज बहुत आसान आसान है। कमेंट में बताना आज कितने सही हो रहे हैं। तो सामान्य इच्छा है, असीम प्रभुसत्ता है, सीमित सरकार है, और नव राजनीति विज्ञान। नव राजनीति विज्ञान क्या होगा इसका आंसर?
क्या होगा इसका आंसर? तो सामान्य इच्छा किनका है? सामान्य इच्छा है रूसो का। तो एक में हो जाएगा 4। बस हो गया कंप्लीट, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से ये कंप्लीट हो गया। सेकंड की हम बात करें असीम प्रभुसत्ता, तो ये हो गया होब्स, एब्सोल्यूट सोवर्निटी। और तीसरा है यहाँ पर सीमित सरकार, तो सीमित सरकार की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? अभी हमने बताया। ये ऑप्शन थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, सेकंड, थर्ड ओके, यहाँ पर 2 कर लीजिए। 2 ही है, ये ठीक से नहीं है। तो सीमित सरकार हो गया जॉन लॉक। और नव राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक इनको कहते हैं, मैकियावेली को। तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। अगला है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है। ये किताबें हैं आपके पास में 4 किताबें। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़ा-सा आगे आने लग गया है। जो मार्क्स के बाद का जो समय है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए आप सब। यहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, आ ज़रूर रहे हैं और आपको पढ़ना भी है और गलत यहाँ से नहीं करना है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से कंप्लीट करके रखनी है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब आना चाहिए। तो लेवियाथन है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ए थियरी ऑफ जस्टिस और द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। 4 किताबें हैं, कब-कब लिखी गई बताइए? ए थियरी ऑफ जस्टिस, लेवियाथन। क्वेश्चन नंबर है 13 है ये। 13 नंबर क्वेश्चन है ये। लेवियाथन सबसे पहले आता है इसमें से, यदि आप देखोगे। उसके बाद में ए थियरी ऑफ जस्टिस, उसके बाद में मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और सबसे बाद में बुक आती है, सॉरी, हाँ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। द कैलकुलस ऑफ कंसेंट। तो इस प्रकार से इन किताबों को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले कौन-सा आया? लेवियाथन सबसे पहले आता है, उसके बाद में द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, उसके बाद में आता है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और उसके बाद में आता है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इनका डेटा आपको देखना है कि ये कौन-कौन सा कब-कब आता है। ये काम आपका है कि ये कब आता है, ओके? लेवियाथन कब आता है, बहुत पहले आ जाता है ये तो। और ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स वाला ये बाद में आता है 1971 के अंतर्गत। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस और द कैलकुलस ऑफ कंसेंट किनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, ये डेट क्या है, इनमें क्या बताया गया है, ये सब काम किया करो ऐसे। ऐसे केवल क्वेश्चन करने से थोड़ी कुछ होता है, ज़रूरी थोड़ी कि यही क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा करो, इनमें क्या-क्या बताया गया है, इसमें कुछ नया है, इनका सब्जेक्ट क्या है और इनका किनके द्वारा ये लिखा गया है, डेट क्या है, इनके आस-पास क्या हुआ था, थोड़ा हिस्ट्री इनको पढ़ लिया कीजिए, जिससे क्वेश्चन आराम से हो जाए। क्वेश्चन कराने का ये तो पर्पज़ होता है कि जो पढ़ा रहे हैं इनके आस-पास जो भी घटनाएँ हो रही है उसको पढ़ लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट है इनके आस-पास और कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिए। केवल ये करवा रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएँगे। हम केवल ये बता रहे हैं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे एग्ज़ाम में, करने तो आपको ही होंगे। ये क्वेश्चन आएँगे ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे, मेरे द्वारा ये बात कही जा रही है। तो इनके आस-पास जो भी है सब कुछ पढ़ते रहना चाहिए। केवल क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे लेवियाथन पढ़ा तो लेवियाथन के आस-पास की देखना है कि क्या है, इनकी कौन-कौन सी किताबें हैं, होब्स की सभी किताबों को पॉइंट से लिखना। उसके बाद में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की कौन-सी किताबें हैं, 71 के अंतर्गत कौन-सी बुक आती है और 1903 के अंतर्गत कौन-सी बुक आती है, 2002 के अंतर्गत उनकी कौन-सी बुक आती है। तो 3 किताबें उनकी मुख्य रूप से जॉन रॉल्स का, तो उनको आपको देखना है उनका सब्जेक्ट क्या होता है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इसकी जब आलोचना की जाती है कम्युनिटेरियनिज़्म के द्वारा, तब उसका फिर से आंसर देने के लिए एक बार फिर से बुक लिखी जाती है 1993 में। कौन-सी बुक है वो आप बताओगे। उसके बाद में एक बार फिर से 2002 में, शायद 2002 के आस-पास एक बुक फिर से लिखी जाती है। तो इस प्रकार से इनकी कई सारी बुक है। द कैलकुलस ऑफ कंसेप्ट ये सब देख लेना आप। 13 नंबर हो गया और अगला है हमारा 14 नंबर। प्लेटो, मैकियावेली, हेगल और अरबिंदो, प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी, सावित्री, टाइम स्पिरिट और फिलोसोफर किंग। तो ये तो कर ही देंगे कोई भी। फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा, ए में 4 हो जाएगा।
हो गया यहीं से, लेकिन हो गया है इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इनको देखोगे नहीं, आपको देखना है मैकियावेली कौन-सा है, हीगल किससे जुड़ा हुआ है और अरबिंदो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कीजिए आप। तो मैकियावेली में क्या हो जाएगा? मैकियावेली में हो जाएगा इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी, यानी जो प्राइवेट है और जो पब्लिक है, वो अलग-अलग हो जाएगा। जनता के लिए जो नैतिकता है वो अलग हो जाएगी और राजा के लिए जो नैतिकता है वो अलग होगा। जनता को नैतिक होना चाहिए और जो राजा है उसके लिए नैतिकता आवश्यक नहीं है। जो राज्य के लिए सही है, राज्य की पावर को बढ़ाए, राज्य की एकता में वृद्धि करें, वही नैतिकता होती है एक राजा के लिए, लेकिन जनता को नैतिकता का पालन करना है। और मैकियावेली हो गया, प्लेटो हो गया, हीगल टाइम स्प्लिट की बात करते हैं। टाइम स्प्लिट बहुत कंसेप्ट, अच्छा कंसेप्ट है इनका टाइम स्प्लिट, और ये सब बताया गया आपको। और अरबिंदो, अरबिंदो बच गया, जो अरबिंदो हो गया सावित्री। तो इनके बारे में पढ़ा कीजिए कि क्या है ये सावित्री, क्या है अरबिंदो है। ओके, ऐसे नहीं है कि केवल टिक याद करते जा रहे हैं कि अरबिंदो सावित्री ऐसे। मैकियावेली के साथ में आप प्राइवेट एंड पब्लिक मॉरलिटी पढ़ रहे हो, प्लेटो फिलोसोफर किंग, और हीगल के साथ में टाइम स्प्लिट क्या होता है पढ़िए। इस पर 2 क्लासेस आपको दिया था, कोर्स वाले में 2 क्लासें हैं, बड़ी क्लासें हैं और काफ़ी डिटेल से उसमें बताया गया है। तो वहाँ से सब कवर हो जाएगा। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? किसने कहा है? किसने कहा है ऐसा? बहुत आसान है। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार तो एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। जैसे ही संपत्ति नाम की संस्था का विकास समाज के अंतर्गत होता है, वैसे ही समाज में असमानता का विकास होता है। कब बुक लिखी गई ये आपको देखना है, अभी हम बात करेंगे, 3-4 बुक आई है इनकी, तब और बात करेंगे रूसो के बारे में, कि इनके द्वारा कौन-कौन सी बुक लिखी गई है। एक बार देख लीजिए इसको। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। ये स्टेटमेंट रूसो का है, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। संपत्ति की संस्था का जैसे-जैसे विकास होता है, व्यक्ति वैसे-वैसे करप्ट होता जाता है। जैसे-जैसे इंस्टीट्यूशन बनते हैं, समाज के संपर्क में व्यक्ति आता जाता है, वैसे-वैसे वो भी विसी उसी प्रकार से हो जाता है। ऐसी बातें रूसो के द्वारा कही गई। क्वेश्चन नंबर है 16, दिख जाएगा इतने में। ओके, अब दिख जाएगा आराम से। तो 16 नंबर क्वेश्चन है ये। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की यहाँ पर बात की जा रही है पहले में। दूसरा है राजनीतिक विज्ञान का जनक, तीसरा है प्रत्यक्षवाद का जनक, पॉजिटिविज्म, और लास्ट है हमारा आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक। कौन कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक कौन है? नॉर्मेटिव। कौन है राजनीतिक विज्ञान का जनक? कौन है प्रत्यक्षवाद का जनक? कौन है? तो बहुत आसान है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक आदर्शवाद का प्रारंभ कहाँ से होता है? मूल्यों का प्रारंभ कहाँ से होता है? या आप कह सकते हो नॉर्मेटिव, तो इसका प्रारंभ होता है प्लेटो से। दूसरा है राजनीति के विज्ञान का जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे अरिस्टोटल। तीसरा है प्रत्यक्षवाद का जनक कौन है? ऑगस्ट काम्टे को पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी के अंतर्गत बहुत डिटेल से इसको पढ़ा जाता है। और आधुनिक राजनीति के चिंतन का जनक कौन है? मैकियावेली। ऑप्शन देख लेना, मिला लेना जो भी हो इसका। डी में मिल जाएगा ये आराम से, चेक कर लेना इस प्रकार से कौन सा सही होगा। ओके, चलें आगे 17 नंबर। स्टेट ऑफ नेचर पर लोग का क्या विचार है? स्टेट ऑफ नेचर पर लोग का विचार पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनीतिक, और अंतिम हमारा सामाजिक तथा राजनीतिक। 17 नंबर स्टेट ऑफ नेचर, तो पूर्व सामाजिक बिल्कुल ठीक है क्या, या पूर्व राजनीतिक? 17 नंबर
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व राजनीतिक, प्री पॉलिटिकल, यानी इनको पॉलिटिकल का ज्ञान नहीं हुआ है, राज्य के संपर्क में नहीं आए, अभी तक सोशल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है लोग के विचारों के अंतर्गत अभी तक। तो व्यक्ति क्या हुआ, पहले जब सोशल कॉन्टैक्ट हो जाता है उसके बाद में पॉलिटिकल बन जाता है, लेकिन सोशल कॉन्टैक्ट से पहले व्यक्ति प्री पॉलिटिकल होता है, लेकिन प्री सोशल नहीं होता है, व्यक्ति प्री सोशल नहीं होता है, पहले ही समाज आ चुका है, पहले समाज आ चुका है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सब नहीं आया है, राज्य बाद में आता है, लेकिन समाज पहले ही आ चुका है। तो ये सब बातें कही गई थी यहाँ पर लोग के द्वारा। आगे चलते हैं, रूसो की कई सारी यहाँ पर बुक्स लिखी गई है, इनको आपको क्रम से मिलाना है। एमिली को ध्यान में रखना है आपको, ये उसी समय लिखी जाती है जब इनका बुक लिखा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लगभग उसी समय लिखी जाती है। सही बात है क्या ये? लेकिन लेकिन ध्यान में रखना, एमिली थोड़ा सा पहले लिखी जाती है। एमिली जो बुक है, डेट दोनों की 1762 आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो एमिली बुक है वो पहले लिखी जाती है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है वो बाद में लिखी जाती है। द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, ये पहला इनका एसे है, ये इनका सबसे पहला एसे होता है, और उसके बाद में ये क्या है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये कुछ समय बाद में इन पर काम किया जाता है, और एमिली उसके बाद में आता है, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद में आता है। तो साइंस वाला एक बड़ा जो प्रतियोगिता होती है, आपने पढ़ा होगा, प्रतियोगिता होती है रूसो के विचारों में, आपको देखने को मिलता है एक बड़ी सी प्रतियोगिता होती है, और उसी के बाद में रूसो को जान पहचान मिलती है, काफी फेमस हो जाते हैं। द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस के अंतर्गत जब उनके द्वारा एक शानदार ऐसे लिखा जाता है, और ये जीत भी जाते हैं उस प्रतियोगिता को। उसके बाद में जितने भी बड़े लोग उस समय हुआ करते थे वहां पर, तो सभी इनको जान जाते हैं, और उसके बाद में इनकी यात्रा शुरू होती है। तो द डिस्कोर्स ऑन दी सॉरी ए डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1751 के अंतर्गत ये बुक आती है। और दूसरा हम बात करें, दूसरा कौन सा बताए अभी, ए डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, समाज के अंतर्गत किस प्रकार से असमानता आती है वो यहाँ पर बताते हैं। तो ये हो जाएगा 1755 का ये समय था जब इनके द्वारा ये लिखा गया कि जैसे जैसे संपत्ति का विकास होता है, तो संपत्ति के विकास नाम की जो संस्था का डेवलपमेंट होता है, वैसे ही समाज के अंतर्गत असमानता आ जाती है। तो ये हो जाएगा 1755। उसके बाद में एमिली 1762, ये पहले है और ये बाद में, तो इस प्रकार से इसको देख लेना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ए सबसे लास्ट में किसमें, इसमें है, और उससे पहले सी किसमें है, इसमें है, और पहला हो जाएगा इसमें बी इसमें हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कीजिए। 18 तो हो गया, 19 है सर। ओके, 19 कीजिए अब। 19 नंबर क्वेश्चन है ये। ऑन लिबर्टी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नाम बार बार शायद लिया मैंने पहले भी। आइडिया ऑफ जस्टिस और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। तो कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन को, क्या होगा जल्दी से कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन को। तो ऑन लिबर्टी कब लिखी जाती है, जेएस मिल के द्वारा। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात की जाती है टीएस ग्रीन के द्वारा। टीएस ग्रीन, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से किसके साथ में जुड़ा हुआ है, टीएस ग्रीन के साथ में। तो बी के अंतर्गत आप सेकंड कीजिए, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और ऑन लिबर्टी जेएस मिल हो जाएगा, एक में 4। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, एनार्की स्टेट और यूटोपिया लिखा जाता है रॉबर्ट नोजिक के द्वारा। चलें अगले क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, जल्दी करते हैं अब। आसान आसान क्वेश्चन है सभी, एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक दो हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
70 नंबर। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग और एक कार्य के रूप में न्याय, उचितता के रूप में न्याय, आनुपातिक समानता के रूप में न्याय और शक्तिशाली के हित में ही न्याय होता है। ऐसी बात किसके द्वारा की गई? तो ये 20 नंबर क्वेश्चन है, कीजिए इसको। उचितता के रूप में न्याय, जस्टिस एज ए फेयरनेस, ऐसा कुछ कहा था क्या किसी ने? बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग और एक कार्य के रूप में किसने कहा था? प्लेटो ने। उचितता के रूप में न्याय किसके द्वारा कहा गया? बताइए, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया जॉन रॉल्स के द्वारा। तो बी में हो जाएगा थर्ड, और आनुपातिक समानता के रूप में न्याय, ये हो जाएगा यहाँ पर अरिस्टोटल। सी में सेकंड, और ये हो जाएगा शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय, थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो 20 नंबर क्वेश्चन को। ये सही है इसका। अगला है यहाँ पर ट्वेंटी 1 नंबर क्वेश्चन। एविसन शांति, परपेचुअल पीस थ्योरी। परपेचुअल पीस थ्योरी बताया था, बताया हुआ है परपेचुअल पीस थ्योरी, यानी एक ऐसी शांति जो हमेशा चलती रहे, हमेशा बनी रहे, ऐसा विचार किसके द्वारा दिया गया? स्वर्णिम संतुलन, स्वर्णिम संतुलन, गोल्डन मीन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, गोल्डन मीन। और तीसरा है गुफा का सादृश्य। ये जो संसार है एक गुफा के समान है। ओके, उसी की सहायता से कौन एक्सप्लेन करता है? और लास्ट में है स्त्री के रूप में भाग्य, स्त्री के रूप में भाग्य, ये कौन बताता है? तो परपेचुअल पीस थ्योरी, इमैनुअल कांट, ए में हो जाएगा सेकंड। गोल्डन मीन अरिस्टोटल के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गए 100 और ये 0, हमें क्या करना है? 50, यानी जो बीच का रास्ता वो हमें अपनाना चाहिए, लगभग बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हर चीज़ में वो क्लासिफिकेशन देते हैं, जो भी चलता है उनका क्लासिफिकेशन में चलता है, और उसके बाद में बीच का रास्ता अपनाते हैं, जैसे पॉलिटी वो अपनाते हैं, उसके अंतर्गत भी गोल्डन मीन का रूल काम में करता है। तो हर चीज़ में वो गोल्डन मीन का अपना कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो भी है उसके बीच का रास्ता आप अपनाइए। तो ये दिया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। गुफा का सादृश्य, थ्योरी ऑफ केव, डिटेल से बताया हुआ है, यूट्यूब पर पड़ा है, 2 ढाई घंटे के आसपास एक क्लास है, उसको इस बार फिर से मॉडिफाई किया जाएगा। इससे भी बड़ा किया जाएगा उसको, क्योंकि उसमें इस बार इसको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि फिलोसफी काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा हूँ मैं अभी। तो उसमें फिलोसफी के अंतर्गत इस जो आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ही पढ़ा जाता है, और भी कई सारे कॉन्सेप्ट फिलोसफी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो और डिटेल से हम इस बार बात करेंगे इसमें गुफा के सादृश्य के ऊपर, आइडिया का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि आइडिया क्या होता है। और इसमें हो जाएगा सी के अंतर्गत 1 हो जाएगा, सी के अंतर्गत 1 हो जाएगा, और बी के अंतर्गत हो गया 3, और लास्ट बच गया तो ये आराम से हो जाएगा। इसमें बी नंबर हो जाएगा 21 के अंतर्गत। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 हो गया, और 22 नंबर क्वेश्चन ठीक दिख रहा है? ओके, कीजिए इसको, जल्दी कीजिए, टाइम काफ़ी हो गया आज। सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी, और इसका रीजन दिया गया है कि नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार की सरकारें स्थापित होती, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसके द्वारा एक संप्रभु सरकार की स्थापना की जाती है, उसको पावर का अच्छा खासा पावर उसको दे दिया जाता है, और वो जैसा चाहता है वैसा कर सकता है, उसको पावर दे दिया जाता है। सेकंड, इसमें नागरिकों को सभी कानून का पालन करने अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पूर्ण बाध्यता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाउस के विचार में आपको देखने को मिलेगा। एक बार हमने बना लिया तो उसको फिर से जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ख़त्म करना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन
यदि वो उसके जीवन को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है ये ऐसी संभावना है कि आप क्रांति कीजिए, और ये विचार है होब्स का। उसके बाद जॉन लॉक आते हैं। जॉन लॉक भी कहते हैं कि आपकी संपत्ति, सुरक्षा और जीवन को नहीं बना सके, तो उसके लिए खिलाफ आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो। और उसके बाद में रूसो तो बहुत खतरनाक विचार है उनके तो। यदि आपकी आज्ञा का पालन कोई नहीं करे, जिसका अर्थ है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। काफ़ी इसमें डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है। बस इतना समझ लीजिए रूसो क्या कहते हैं। रूसो कहते हैं कि जो जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसको आज्ञा का पालन करवाया जाएगा किसी भी प्रकार से, ऐसी बात रूसो के द्वारा कही गई। लेकिन जब तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो सब अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, तो स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नागरिकों को सभी कानून का पालन करने, सभी कानून यहाँ पे लिखा गया है, तो सभी प्रकार के कानून का फ़ॉलो करना आवश्यक नहीं है। होब्स के विचारों में आप देखोगे, यदि एक ऐसा कानून उनके द्वारा बना दिया गया जो कि उनके जीवन को ही समाप्त कर रहा है, तो उनके खिलाफ हम क्रांति कर सकते हैं। जॉन लॉक के विचारों में स्वतंत्रता यदि नहीं रख पा रहा, हमारी स्वतंत्रता के इंटरफेयर कर रहा है, इसके अलावा हमारे जीवन को और संपत्ति को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, तो आप क्रांति कर सकते हो। और क्रांति करने की आवश्यकता जॉन लॉक के विचारों में नहीं होती है। वो कहते हैं कि सरकार आप बदल दीजिए, बस इतना कहते हैं। क्रांति की वहाँ पर समस्या आती नहीं है। और तीसरा होब्स, तीसरा है यहाँ पर रूसो। रूसो तो बहुत क्रांति की ऐसी बात करते ही नहीं है। जो बात नहीं मानेगा उसको बात मनवाया जाएगा, ऐसी बात रूसो के द्वारा कही गई। तो ये सी जो रीज़न दिया गया है वो गलत हो जाएगा इसमें। ये इसमें हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का सी आंसर हो जाएगा इसमें। अ, अगला है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन। ये किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश जैकोबियन क्लब फ्रांस से जुड़ा हुआ है ना? जब फ्रांस की क्रांति होती है, उससे बहुत पहले ही इस प्रकार के 2 क्लब बनते हैं, जिनमें एक का नाम है जैकोबियन क्लब। तो उसकी निरंकुशता तंत्र तथा सिज़ेरियन तानाशाही का जनक है, तथा उन उसने कांट और हीगल के निरपेक्ष सिद्धांत, कांट के सिद्धांत क्या है, ये तो इसको पढ़ने से पता चलेगा आपको। इसका क्लास है, लिंक मैं दे दूँगा, इसको अच्छे से करना है। क्लास बहुत कम स्टूडेंट ने उस क्लास को किया है, बहुत अच्छा क्लास है और बहुत मेहनत से वो क्लास मैंने बनाया था। ओके, तो इसको आप देखना। हेगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। किसने अभिप्रेरित किया है? ऐसा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट किनका है, ये आपसे पूछा गया है। तो लगभग है जे लोस्की, बर्लिन, कोलपोपर, ड्यूकिट। इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप वैसे ही तुक्के की सहायता से करते कि ये लगा दीजिए, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन माइंड है, जो भी है, कुछ भी यहाँ पर काम नहीं करता है। ठीक है, किसी का गलती से सही हो जाता है, नहीं भी हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार के क्वेश्चन में। यदि स्टेटमेंट कभी पढ़ा तो कभी आ जाए इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप कर देना। और ज़रूरी नहीं कि यही स्टेटमेंट आए, बहुत सारे स्टेटमेंट है इनमें। यदि थोड़ा बहुत समझ में आए तो हम कर सकते हैं। जैसे इनकी जगह कोई विचारक यहाँ पर दिया होता, जैसे यहाँ पर रूसो नहीं देके यहाँ पर ऑप्शन में कोई रूसो दे देता हमें, कोई जॉन लॉक दे देता, हॉब्स दे देता और ऊपर फिर स्टेटमेंट पूछते, तो वो हम कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार की ये खुद ही विचार है कि इनकी कई सारी किताबें लिखी गई है, कोल पॉपर है, ड्यूकेट है, लोस्की है, बर्लिन है, इनकी बहुत सारी किताबें हैं और इनमें वो किसके बारे में क्या-क्या बोलते हैं, तो उनको समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई सारे स्टूडेंट के इसी बारे में मुझसे पूछा भी जाता है, इनको याद कैसे करें? तो इनका तो सॉल्यूशन मुझे भी आज तक नहीं मिला है कि इनको कैसे पढ़ें। तो वही है, कभी हो जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। और जो भी आएगा सबके लिए इक्वल आएगा, सबके लिए पॉसिबल नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन करना। यदि कभी पढ़ा हुआ तो हो जाता है, पिछले सालों की क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, उनमें कोई रिपीट होता तो ठीक है और किसी बुक्स में भी पढ़ा हुआ है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, ये तो आपका हो ही गया ड्यूकेट वाला 23 नंबर। और अगला इसमें 24, अभी हमने बात किया था इसके बारे में। ओके, तो रूसो ने एकेडमिक ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। कौन-सा विषय है जिस पर उन्होंने पुरस्कार पाया? क्या विज्ञान ने विकास ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया? क्या विज्ञान की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है? और ऊपर वाला, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट और शुद्ध करने में
योगदान दिया है। तो ये आपसे पूछा गया है, बताइए इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है ये। मेमोरी बहुत लॉस हो गया पहले से अब, कुछ से याद नहीं रहता। ओके, तो ये क्या हो गया 24 नंबर। जो फैक्ट है, फैक्ट तो मेमोरी में बहुत कम याद होते हैं, पहले तो काफ़ी फैक्ट याद होते थे, लेकिन अब फैक्ट की जो संख्या माइंड में स्किप हो जाता है। हाँ, कंसेप्ट अच्छे से पता है, अच्छे से पता है, कोई भी कंसेप्ट है वो बता देते हैं, और ये जो है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन करवा देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब काम आराम से हो जाता है। बताइए 24 नंबर। रूसो ने एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। क्या विषय था? क्या विज्ञान और कला में प्रकृति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है? ये विषय था, ये विषय था। और यहाँ पर उनके द्वारा लिखा जाता है एक आर्टिकल, और कहा नहीं, शुद्ध करने में योगदान नहीं दिया। जैसे-जैसे विज्ञान और कला का डेवलपमेंट हुआ, वैसे-वैसे व्यक्ति की नैतिकता समाप्त हो गई है। व्यक्ति पहले जो मोरल था, वो मोरलिटी वो धीरे-धीरे समाप्त हो गई है। जैसे-जैसे कला और विज्ञान का विकास हुआ है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25 दार्शनिक उपागम का संस्थापक किनको कहा जाता है? दर्शन से जुड़े हुए कौन है? तो ये प्लेटो, अरिस्टोटल इसमें हो जाएगा। इसमें बताने वाला क्या है? प्लेटो और अरिस्टो इसमें हो जाएगा। यदि इसमें केवल दार्शनिक उपागम का संस्थापक आपको पूछे, यदि प्लेटो केवल दिया है, तो आपको प्लेटो टिक करना, और यदि इसमें साथ में दिया है, तो ये दोनों आप साथ में कर सकते हो, लेकिन आपको प्रायोरिटी प्लेटो को देना है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला चलें, अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, 27, 28। अब तो बहुत कम क्वेश्चन बचा है। तो श्रेष्ठ परिषद नोक्टोरियल काउंसिल का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है? किसमें किया है इस प्रकार का उल्लेख? 26 नंबर में। तो ये क्लास है प्लेटो के ऊपर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, द लॉज इसका आंसर होगा। नोक्टर्नल काउंसिल यानी श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किया है, द लॉज के अंतर्गत किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। 27 नंबर। एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दे। एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं कर दे। तो पहला अपराध क्या किया था उन्होंने? पहला अपराध किया था प्लेटो के गुरु सुकरात को खत्म करके, वो उनका पहला अपराध था एथेंस वासियों का। और एथेंस वासियों का दूसरा अपराध क्या है? हो सकता था यदि अरस्तु यहाँ से नहीं भागता एथेंस से, क्योंकि वो समय था जब, हाँ, सिकंदर, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जब, या इसको हम सिकंदर भी कहते हैं, सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है, और इससे पहले सिकंदर इनके इसके शिष्य थे, अरिस्टोटल के शिष्य थे, और जब इनकी सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, तो एथेंस से इनको भागना पड़ता है, क्योंकि एथेंस पर बहुत कंट्रोल किया था यहाँ पर सिकंदर के द्वारा, जिनको हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनको भागना पड़ता है। यदि ये नहीं भागते, तो हो सकता था, ऐसी संभावना बन रही थी कि इनको भी वहाँ पर मृत्यु दंड दे दें अरिस्टोटल को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर है। और ये हमारा लास्ट है, 27 हो गया ना? ओके, तो ये है 28 नंबर। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, पहले ये पढ़ लीजिए आप 28 नंबर में। इसको छोटा करेंगे तो दिख जाएगा। ओके, अब ठीक है। 28 नंबर। तो पहला इसमें होब्स संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा। दूसरा इसमें व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और संवैधानिक सरकार का सीमित रूप। ये आप एक तो ये पकड़ लीजिए। दूसरा है दावा की संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास में रहेगा। तो इसको कैसे करोगे आप? तो संवैधानिक सरकार का सीमित रूप ये किसने कहा था? ये तो आपको पता ही है। इसको आप कर सकते हो आराम से।
लोक के विचार में आपको देखने को मिलता है संवैधानिक सरकार का सीमित रूप और इसमें हो जाएगा बी में थर्ड। ये 2 तो हो जाएँगे, हटा देंगे। अच्छा ये भी है तो इसमें ओके, चलो कीजिए इसको। आगे इसमें रूसो और जेएस मिल, तो एक के अंतर्गत हम देखें यदि होब्स का विचार आप देखोगे, तो ये इसमें ठीक हो जाएगा, ए में 1 हो जाएगा। और लॉक के विचार में हमने देख लिया, अब तो हो ही जाएगा रूसो का विचार। रूसो के विचार में क्या है? संप्रभुता का मूल फंडामेंटल कहाँ पर निहित है? लोगों के अंतर्गत और लोगों के पास में रहेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो अवधारणा है वो रूसो से ही प्रारंभ होती है और उनके द्वारा कहा गया संप्रभुता का जो स्रोत है वो जनता ही है। जनता ही अपनी पावर यहाँ पर सरकार को देती है और जो अंतिम शक्ति है वो यहाँ पर जनता के पास में होगी डिसीजन लेने की। लेकिन एक समय के बाद में जनता के जो अधिकार है वो इस प्रकार की अवधारणा देते हैं। शुरू में बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जैसे-जैसे इनका कॉन्सेप्ट खत्म होता जाता है वैसे-वैसे व्यक्ति के अधिकारों को एकदम से ही खत्म कर देते हैं। शुरुआत ज़रूर वो डेमोक्रेसी जैसे-जैसे करते हैं, लेकिन लास्ट में उनके विचार देखोगे तो अथॉरिटेरियनिज़्म जैसे इनके विचार देखने को मिलेंगे, जहाँ पर शुरू में व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई, व्यक्ति को नैतिक बनाने की बात की और लास्ट में जब उनका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है तब क्या कहते हैं, व्यक्ति यदि राज्य की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो उसको आज्ञा का पालन करवाया जाएगा, इसको अंडरलाइन कीजिए, ओके? तो इस प्रकार की बात कहेगी और ये हो जाएगा इसमें सी में 4th नंबर हो जाएगा ये और ये अगला मिल ही जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर एक बार ज़ूम कर देता हूँ, देख लीजिए। ये है आंसर और ये है आपका क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलो आज का हो गया इतना काफ़ी है। 51 मिनट हो गए हैं और सेकंड हो गए हैं 28 9:30। चलो